हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये भी आपका क्लास 11 का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब जब हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी की फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद हमने बताना है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये होता कहाँ पे है, ओरिजिन क्या है इसका। आपको इसका ओरिजिन पता होना चाहिए। तो ये कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है जी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इससे पहले हमने जो ग्लाइकोलिसिस की थी वो कहाँ हो रही थी, सभी को पता है कि यहाँ पे हो रही थी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर जो लिंक रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल थी। क्रेब्स साइकिल कहाँ हुई थी, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे ओरिजिन पता होने चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और जो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहाँ हो रहा है हमारे पास, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो हम ये इसमें आपको गिवन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि सपोज़ ये ऐसे सपोज़ हम बना देते हैं कि ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बाहर वाला क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर, और ये क्या है आपकी इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है आपका, ठीक है, ये जो स्पेस है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है जी। अब अगला आपका पार्ट दिया हुआ है कौन सा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन। सपोज़ कि ये आपके पास क्या है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है और ये वाली कौन सी है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ होती है, ये सारी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे सेल के अंदर का जो फ्लूइड हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले को पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3 पोर्शन क्लियर। तो अब हुआ क्या था कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये देखो, ये आपके पास सपोज़ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये बाहर क्या है आपकी, ये सेल है। ठीक है, सेल के बाहर ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आपके पास हो रही थी ग्लाइकोलिसिस हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे यानी मैट्रिक्स में आपकी क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे आपकी एक तो क्रेब्स साइकिल हो रही है और एक हो रही है लिंक रिएक्शन। दोनों ही जगह पे आपके पास NAD बने थे, NADH बना था, NADH2 इसमें भी बने हैं आपके। ठीक है, NADH2 इसमें भी बना है और क्रेब्स साइकिल में भी बना है। इसमें क्रेब्स साइकिल में भी NADH2 बन रहे थे प्लस FADH2 भी बना था, ये ध्यान रखेंगे। तो आपके पास टोटल मैट्रिक्स के अंदर, सपोज़ कि ये आपका जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में आपके पास 10 NAD बने थे, NADH, और आपके पास 2 जो है FADH2 बने थे। तो हमने क्या करना है, इनमें से अंदर प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो अभी ज़्यादा है ना, मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस को आज हमने समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे कैसे, क्योंकि हमने 2 रूट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव ऑन करता है। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स 1 पता होना चाहिए कौन सा है। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 आपका है FADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसका अनदर नेम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है जी, नाम समझ में आया। पहले वाला NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज, ये भी बोल सकते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स है आपका साइटोक्रोम का, यानी साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज, पूरा नाम लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज, और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है आपका, साइटोक्रोम
साइटोक्रोम सी की जगह आप लिख सकते हैं AA3, AA3 साइटोक्रोम AA3 ऑक्सीडेज। तो ये तो हो गया आपके 5 कॉम्प्लेक्स। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स हम 5th कॉम्प्लेक्स हमारा होता है उसमें हम ATP की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आता है। तो अगर ETC पूछा जाए तो आपने 4 कॉम्प्लेक्स बताने हैं, प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पूछा जाए तो 5th कॉम्प्लेक्स भी साथ में बताना है। तो होता क्या है इसमें कि जो पहला है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FMN को देगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, NADH से NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सबसे पहले NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ पास हो जाएंगे, सीधा स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ चला गया, मैट्रिक्स से कहाँ गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जो बीच में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो FMN के पास जाएगा और फिर जाएगा FES के पास, क्योंकि NADH डिहाइड्रोजनेज का जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे बना होता है, FES और FMN से। ठीक है, FES यहाँ पे एक प्रोटीन है। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से कहाँ चला जाएगा, यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, यूबिक्विनॉन आगे फर्दर क्या रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में जाने की बजाय सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, तो जब भी 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा तो आपके पास एक ATP बन जाएगा, एक ATP आपका मैट्रिक्स में बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 से कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद साइटोक्रोम BC1 से वो कहाँ जाता है, A में, A से कहाँ जाएगा, A3 में। तो आपके पास BC1 कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। BC1 ने किसको दिया है, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, AA3 को, AA3 को दे दिया। तो जिससे होगा क्या, आपके पास साइटोक्रोम C जो है ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो आपके पास 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बन गए। अब एक तो हो गया आपका यूबिक्विनॉन, एक हो गया साइटोक्रोम C। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फाइनली आपके पास F0F1 पार्टिकल के पास, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। ठीक है, यहीं से एक और ATP की फॉर्मेशन भी होगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की ग्रेडियंट हो गया ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा है, मैट्रिक्स में हो गया है कम, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ F0F1 ATP सिंथेज। ठीक है, ATP सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करता हुआ मैट्रिक्स में जाएगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, ATP। तो आप ये देखेंगे कि NAD से टोटल कितने ATP बन गए, एक आपका ATP यहाँ बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर, तो टोटल 3 ATP हो गए। तो इसीलिए बोलते हैं हम एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर है। ठीक है, इक्वल है। उसके बाद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन है वो कौन रिसीव करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैट्रिक्स में पड़े हुए हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर। तो फाइनली जो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, वाटर। ये था रूट 1। अब रूट 2 जो है वो कहाँ से शुरू होता है, रूट 2 शुरू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से, दैट इज़ FADH जो 2 आपका है डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ से शुरू होगा और इसी को सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। ये एंजाइम तो आपका क्रेब्स साइकिल का है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक्टिवेटेड है। तो कॉम्प्लेक्स 2 भी क्या करेगा, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 3 को, फिर 3 से किस में जाएगा, 4 में। तो आपने हमेशा याद रखना है रूट 1 और 2 का सिस्टम। रूट 1 जो होगा वो कहाँ से कहाँ चलेगा, जो रूट 1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में जाएगा, फिर जाएगा 3 में, फिर जाएगा 4 में और अल्टीमेटली 5th से जाके आपका वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। और जो रूट 2 है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में और अल्टीमेटली लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो ये 2 अलग अलग रूट हैं। तो NADH से तो आपने सीख लिया कि 3 ATP बने हैं। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस,
ये एटीपी पंप नहीं है, बाकी सारे एटीपी पंप हैं, ये एटीपी पंप नहीं है। तो इसने किसको दिया? थर्ड वाले को। ठीक है, थर्ड से क्या बनेगा? फोर्थ। तो एक बार थर्ड से जब गया तब एटीपी बना, जब थर्ड से फोर्थ में आएगा तब भी एटीपी बना, तो 2 बार एटीपी बन रहे हैं। तो इसीलिए FAD जो है वो 2 ATP के इक्वल होता है। बाकी सारी चेन सेम रहेगी, सिर्फ रूट आपने ध्यान रखना है 1 से 2, 2 से 3 किधर जा रहा है। ठीक है, अब अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि साइटोक्रोम की सीक्वेंस लिखो कैसे कैसे है, तो साइटोक्रोम की सीक्वेंस होती है साइटोक्रोम, सबसे पहले साइटोक्रोम B, फिर उसके बाद क्या आता है C, साइटोक्रोम B से C1 में, फिर C में, फिर A और फिर A3। ये सीक्वेंस होती है इसकी साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम BC1 तो आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और A3 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और जो बीच में ये C बचा हुआ ये क्या आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन करवाता है या इजीली ये मूव हो सकता है चेन के अंदर। ठीक है, अगर इनकी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो ये जो पहले 4 हैं यानी कि B, C1, C और A, ये किससे बने होते हैं? आयरन सल्फ़र प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आयरन सल्फ़र प्रोटीन से बना होता है। लेकिन जो लास्ट वाला है A3 ये किससे बना होता है? आयरन कॉपर से बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आयरन कॉपर से बना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका कौन होता है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से क्या करता है? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेगा और बना देगा कंप्लीट H2O। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो स्टेप बाय स्टेप यानी कि अपर कॉम्प्लेक्स से इसने लोअर कॉम्प्लेक्स की तरफ आना है, तो ये अपनी एनर्जी को हार्नेस करेगा और वो एनर्जी क्या बना देगी? ATP बनाती हुई आएगी। 1 से 3 में जब बनाएगा, फिर 3 से 4 में बनाएगा, फिर आगे 4 से 5 में बनाएगा ATP। एट लास्ट उसके बाद अब दोबारा ATP नहीं बना सकता, तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आ चुका है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलके, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, लास्ट कॉम्प्लेक्स इसके लिए इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ नोन एज F0F1 ATP सिंथेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट साइकिल हो गई है कवर। ये आपने बस ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स रूट 1 कहाँ से कहाँ होता है और रूट 2 कहाँ से कहाँ होगा, प्लस कौन कौन से इसके अंदर साइटोक्रोम की सीक्वेंस कौन सी है उसको कैसे आपने ध्यान रखना है, और साइटोक्रोम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो कौन से है? आयरन सल्फ़र वाला है या आयरन कॉपर का है? आयरन सल्फ़र आपका किस में होगा? अभी हमने समझाया साइटोक्रोम पहले 4 साइटोक्रोम में आयरन सल्फ़र है, और लास्ट का जो साइटोक्रोम A3 है उसके अंदर क्या है? आयरन कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रोटीन सिस्टम है। अब बाई चांस आपसे कॉम्प्लेक्स 1 का पूछ लें कॉम्पोजिशन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में आपने क्या करना है? उसमें होता है FMN और FES दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 का पूछ ले तो उसमें सिर्फ FES ही है बस। प्रोटीन कौन सा? FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थैंक यू।